मैं अपने जीवन साथी के हमरा खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी। हमारे 4 बच्चे थे। सैन दिन भर इनकी मनमोनी शिकारों से गूंजता रहता था। कभी सोचा भी न था मेरा घर जो रश की जन्नत था, कभी तिनकों से बनाए आशियाने की मानद बिखर जाएगा और मैं इसकी निशानी ढूंढती रह जाऊंगी। 16 बरस की उम्र में मेरी शादी सुबहान से हुई और मैं अपने खामन के साथ 11 बरस ही गुजार सकी कि नागानी ऐसी एक आंधी चली जो मेरी खुशियों को खस व खाश की तरह उड़ा के ले गई। सुबहान एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था। हम लाहौर में रहा करते थे। वो मुझे हमेशा खुश देखना चाहती थी, लिहाजा ज़्यादा रोक टोक ना रखते। जब चाहती रिश्तेदारों या पड़ोसियों में चली जाती। सुबहान ने कभी मना ना किया। शॉपिंग के लिए भी किसी ने ना पड़ोसन को साथ ले लेती थी। खामन का मुझ पर भरोसा था। मेरे लिए ये बायस इफ्तिखार थी कि वो मुझे कहीं आने जाने से ना रोकते थे और शक की इंसान ना थी। तब ही तो हमारा घर रक्श जन्नत था। मुझे अपने खामन से प्यार था और मैं इनसे और वो मुझसे मुखलिस थे। यही इखलास था जिसने हमारे घर के आंगन को खुशियों की मेकार से महक रखा था। एक दिन सुबहान घर आए तो उदास थी। मैंने महसूस कर लिया कोई गैर मामूली बात हुई है। मैंने उन्हें खाना दिया। कुछ देर उन्होंने आराम किया, फिर मैंने उनसे परेशानी की वजह पूछी। कहने लगे मेरा तबादला इस्लामाबाद हो गया है, लेकिन तुमको और बच्चों को साथ नहीं ले जा सकता। वहाँ फिलहाल रहायश का कोई इंतजाम नहीं है। सोचता हूँ तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी। बस इतनी सी बात है और आप इस कदर परेशान हैं। ये मल्ला मेरे लिए अजनबी नहीं है, ये हमारा आबाई घर है। बरसों से ये लोग हमारे सह करा रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को जानता है। पड़ोसन दुख सुख में काम आने वाले लोग हैं। मुझे यहाँ किसी बात का डर नहीं है। आप सुकून से इस्लामाबाद जाएं। रहायश का बंदोबस्त जल्द करके हमको ले जानेगा। ये तो ठीक है, लेकिन बच्चे छोटे हैं। 4 बच्चों का साथ है, इनकी की मसाइल मसाइल होते हैं। सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए तुम लोगों को गांव के बड़े भाई के पास शिफ्ट कर दूं। ऐसा ना करें, अपने घर के सिवा मुझे और बच्चों को कहीं जीने व सुकून नहीं मिलेगा। बड़े दोनों स्कूल जाते हैं, गांव में कैसे पढ़ेंगे और गुमसुम से रह गए। फिर कहा अच्छा, अपना और बच्चों का खास ख्याल रखना। कुछ मुश्किल महसूस करो तो अपने भाई अफाक को बुला लेना, वो तुम्हारे साथ रह जाएगा जब तक कि वहाँ फैमिली के लिए रहायश की सहूलत ना मिल जाए। मुझे तुम्हारी और बच्चों की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सुबह इस्लामाबाद चले गए और मैं लाहौर में क़याम पजीर रही। घर जाती था, किराया वगैरह का कोई मसला ना था। महल्लेदार अच्छे थे। सबान फोन पर खैरियत दरियाफ्त करते और मैं इनको तसल्ली देती कि फिक्र ना करें, हमको कोई परेशानी नहीं। एक रोज छोटा बेटा अशगर को बुखार हो गया। मैंने पड़ोसन से कहा कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, अशगर को दिखाना है। वो बोली आज मेरी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में कुछ मेहमान आ रहे हैं, वरना जरूर चलती। तुम्हारे साथ अपने बेटे को भेज देती हूँ, इसे ले जाओ। मुन्ना मेरे सामने छोटा सा बड़ा हुआ और अब वो 18 बरस का था। उसे छोटा भाई ऐसे जानती थी। मैंने इतराज़ ना किया और उसके साथ एचआर को क्लिनिक दिखाने के लिए चली गई। डॉक्टर साहब ने अशार को देखा, कुछ दवाइयाँ लिख दी और हम घर आने के लिए सड़क पर निकले। अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी। ये शख्स मुन्ना का दोस्त का कजन था और मुन्ना को अच्छी तरह जानता था। इसने कहा मुन्ना भाई, क्या बात है, इतनी गर्मी में इधर क्या कर रही हो। अपनी बाजी को साथ डॉक्टर के पास आया था, इनके बच्चे को दिखाना था। हम सड़क पर टैक्सी के लिए खड़े थे, तभी वो शख्स बोला मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। भाई मैं इधर ही जा रहा हूँ। मुन्ना ने मुझसे पूछा। इस रोज धूप तेज थी, सोचा कि बच्चों को तेज बुखार है और गाड़ी भी
जल्दी जाते हैं। मुन्ना ने कहा, चलो इनकी गाड़ी में ही चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। यूं हमने रियाज की लिफ्ट कबूल कर ली और घर के करीब पहुंचे तो ख्याल आया कि जल्दी में दवाइयों का नुस्खा तो मैं डॉक्टर साहब की मेज पर ही भूल आई हूँ। मुन्ना, वापस डॉक्टर साहब क्लिनिक जाना है, मैं नुस्खा उधर भूल के आई हूँ। मुन्ना ने कहा, कोई बात नहीं बाजी, मैं जाकर ले आता हूँ, नहीं तो मैं साथ चलती हूँ। मुमकिन है कि पर्चा गिर गया हो तो डॉक्टर साहब से दोबारा लिखवाना हो। मैंने मैंने बच्चा मुन्नी की गोद में देकर कहा, ऐसा करो, अशखार को बाजी हमीदा को दे आओ और वापस आ जाओ। रियाज बोला, हाँ हाँ। मुन्ना, बच्चे को बुखार की हालत में दोबारा ले जाना दुरुस्त नहीं है, इसको घर में दे आओ, हम दोबारा डॉक्टर के पास चलते हैं। मुन्ना अशखार को बाहों में लेकर उतर गया और घर के अंदर चला गया। मैं गाड़ी में बैठी थी, इससे पहले कि वो वापस आकर घर घर अंदर तो हमारे साथ मोटर में बैठता। रियाज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेजी से सड़क पर ले आया। मैंने कहा, रियाज भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मुन्ना को तो आ जाने दे। कहने लगा, गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूं, फिर उसे भी ले चलता हूँ। जरा जल्दी है क्योंकि 4 बजे मुझे पेशावर रवाना होना है। इसके बाद तो गाड़ी ट्रक पड़ने लगी। मैंने इंतजार किया तो उसने पानी की बोतल मुझे दी और बाजी, आप पानी पी लें, घबराएं नहीं, अभी वापस चलते हैं। वो सामने घास से गाड़ी के कागजात उठाने हैं, वरना पेशावर जाते हुए रास्ते में चालान हो जाएगा। मुझे प्यास लग रही थी और मैंने बोतल मुंह से लगा ली। इस ना जाने क्या मिला हुआ था, पीते ही मैं बेहोश हो गई और जब आँख खुली तो अपने घर बच्चों से बहुत दूर जा चुकी थी। किस्सा मुख्तसर, रियाज का तल्लक पर्दा फरमोश के ग्रोह से था और वो बेवकूफ़ों उसकी गाड़ी में इस भरोसे पर बैठ रही कि मुन्ना का दोस्त है। इसने ऐसी फुर्ती दिखाई कि मुन्ना को पीछे छोड़ दिया और पेशावर लाकर रियाज ने जिन के हवाले किया। ये बहुत बेरहम थे, जो हुआशुदा मर्दों, औरतों और बच्चों को लाकर गैर में लगने वाले इंसानों की मंडी तक पहुंचाते थे। अगवा अफराद फरोख्त करके दाम खड़े करके लेते थे। यहाँ हर जमरात को मंडी लगती है जिसमें औरतें, बच्चे, बच्चियां फरोख्त के लिए लाई जाती थी। इनको खरीदने माले को बड़े मुल्क से लोग आते थे। जैसा माल होता है वैसे ही दाम लगता था। मंडी में इंसानों को बकाऊ माल की तरह बिकता देखकर अपनी आंखों पर यकीन न आया। क्या वाकई दुनिया में ऐसा भी होता है? ओ मेरे खुदा, तेरी धरती पर कैसे कैसे जालिम ने ढाई जाती हैं। इंसान पर इंसान से बढ़कर किसी ने जुल्म ना ढाया होगा। दौलत बड़ी चीज है, इससे बदतर जरिए से हासिल करने भाई आदमी नहीं शर्माता। मासूम बच्चियों को अपनी आंखों के सामने बिकता देखा। नन्ही मुन्नी बच्चियां अपने प्यारे माँ बाप और बहन भाइयों से दूर यहाँ बेचने को लाई जाती और खरीदने वाला ना जाने किस मकसद से इन मासूम फूलों को खरीद कर जाते थे। इन लड़कों को गोया गुलाम बनाते थे और लड़कियां बाजार हुस्न की जीनत बना दी जाती थी। इनके अफसुर्दा उदास चेहरे देख कर कलेजा मुंह को आता था। खरीदना बनने वाली पाकिस्तानी भी थी और गैर मुल्की भी। खूबसूरत नौखीन लड़कियां तो बैरून मुल्क के कस्बा खानों के लिए भी ले जाती थी। कुछ लोग तो बेऔलाद होने के बायस बच्चों गोद लेने की खातिर भी इन्हें खरीदने आए और कुछ शादी के लिए औरतें खरीद रही थी। अक्सर अफराद को मुलाजमा का मसला मुस्तकिल पर हल करना था। एक शख्स ने जिसने मेरा सौदा तय किया, लोहरी का था, एक अमीर आदमी, ये नहीं मेरा हमवतन। मैं जब उसके साथ गाड़ी में लोहे जा रही थी तो उसने रास्ते में बताया, शुक्र करो हम तुमको किसी बुरे मकसद के लिए नहीं लेके जा रहे, हम एक मुलाजिम चाहते हैं जो दिन रात साथ रहे और छोटे बच्चों की परवरिश में मेरी बीवी की मदद करे। बहुत मुलाजमीन रखे लेकिन वो चंद दिन काम करके भाग जाती हैं और खिदमतगार औरत का मसला किस तरह हल नहीं होता। तो हमने मुस्तकबिल बुनियादों पर इसे हल करने का सोचा। किसी ने हमें यहाँ लगने वाली मंडी के बारे में बताया था। मुझे खरीदने वाला मेरे मालिक का नाम असलम भट्ट था और ये खासा अमीर शख्स था। इसकी बीवी यहाँ हाल में 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। इसने मुझे समझा दिया कि रास्ते में शोर मचाने की जरूरत नहीं, हम तुमको अच्छी तरह और इज्जत से रखेंगे और तुम शुक्र करोगी कि हमने तुम्हें खरीदा। तुम किस बड़े आदमी का तरनवाला बनने से बच गई हो। तुम भी पाकिस्तानी और हम भी। तुम मेरे हमवतन हो, इसलिए बहन बना के रखूंगा, मगर भागने की कोशिश ना करना, वरना दोबारा वही पहुंचा दूं पहुंच दी जाओगी जहां से आई हो। फिर तुम्हारी किस्मत वहां तुमसे कैसा सलूक हो, दोबारा किसी किस आदमी के
हाथ बिक जाओ। मैंने भट्ट साहब की बातें गौर से सुनी, ये जान लिया कि यह आदमी दुरुस्त कह रहा है। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं किसी सूडानी, अफ्रीकी या किसी दूसरे गैर मुल्की के हाथों फरोख्त नहीं हुई। अपने वतन में दोबारा अपने बच्चों से मिलने की एक आस तो थी। सोचा इन लोगों की खिदमत करूंगी, कभी नहीं मुझ पर रहम आ जाएगा, मुझे घर वालों से मिलने भी नसीब हो जाएगा। भट्ट की बीवी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। इसको ऐसी खिदमतगार चाहिए थी जो मेरे जैसी शरीफ हो और बच्चों की परवरिश करना चाहती हो। इसने मुख्तसर इंटरव्यू कर लिया और मेरी बीता को सरासर सुना और बोली, अभी चंद साल तो तुम अपनी माजी बुलाकर मेरे साथ देना होगा, जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते। फिर देखा जाएगा ये क्या करना है। अगर तुमने हमारे साथ अच्छा तरीका और ईमानदारी से वक्त गुजारा तो ज़रूर कोशिश करूंगी कि तुम्हारे बच्चों से तुम्हें मिलवा दूं। अभी फौरी तौर पर यह मुमकिन नहीं होगा कि तुमको भट्ट साहब ने 4 लाख में मुझसे इसलिए खरीदा है कि हम अपने जोड़ा बच्चे बुलवा सकें। तुम कहीं हमारे घर से भागना चाहो या हम इसलिए तुम्हारी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चौकीदार तुम पर दिन रात नजर रखेंगी और तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी, लेकिन घर के अंदर तुमको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। खाना पीना और जरूरियात की हर शय तुम्हें मिलेगी। मैंने जान लिया कि बेगम को मेरी जिंदगी के दुख तकलीफ और मेरी आंसू से कुछ गर्द नहीं था। इनको सिर्फ अपनी सहूलत, आराम और जरूरियात का ख्याल था। इन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे ये एहसास दिला दिया कि मैं इनकी एक खरीदी हुई चीज हूँ, एक लोंडी कनीज जिसके उन्होंने लाखों रुपए अदा किए हैं। अब मेरा इनके क्याम गाह से हिलना भी बगैर इनके इजाजत के संगीन गलती होगी, जिसकी सजा के तौर पर वो मुझे दोबारा उन्हीं जालिमों के हवाले कर सकते हैं जिससे मुझे खरीदा था। बलूचिस्तान की जानब पाकिस्तान की आखिरी चौकी के बाद जो इलाका शुरू होता है, इलाका गैर कहलाता था। इस जगह की तस्वीर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से अगवा करके इंसानों का ग्रोह लाकर इंसानी मंडी में फरोख्त किया जाता था। बाद में असासदारों के तुफैल इस इलाके को कंट्रोल में लेकर मकसूद लोगों को बड़ी तादाद में तवील में ले लिया गया, इन्हें आज़ाद करवा दिया गया था। मैंने भट्ट साहब की बेगम के साथ इस अमर पर समझौता कर लिया कि इनके नवज़ीदा बच्चों की एक माँ की तरह खिदमत और देखभाल करूंगी, इनका दिल जीत लूंगी ताकि वो मुझ पर रहम खाकर मुझे मेरे कुंबे से मिलवा दें। वो मेरी हमवतन पाकिस्तानी थे, सो मुझे इनसे अच्छी उम्मीदें थीं। इनके एक बच्चे की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर मैंने संभाल ली और बच्चों को अपनी ममता की गोद में भर लिया। बहुत मेहनत बस से उठाती, ध्यान से देखभाल करती, वो भी मुझसे खूब हल गई और मालकों के यकीन आ गया कि अच्छी और शरीफ औरत है और ये हमको धोखा ना देगी। एक बच्चा मेरे वाले और दूसरा उनके पास होता था। मालकन का ख्याल ठीक था कि मेरा इन लोगों को धोखा देने का कोई इरादा ना था, इस उम्मीद की वजह से कि वो एक दिन खुश होकर मुझे अपनी कड़ी कैद से आज़ाद कर देंगी। मैंने इनका घर एक फत बन चुकी थी, इनके बच्चों की प्यार से परवरिश कर रही थी, जिसकी बदौलत वो मुझसे अच्छा सलूक करते थे। तहम ये लोग मुझे सख्त निगरानी करते थे। मालकन मुझ पर निगाह रखती, कहीं मैं किसी बात से ना करूं। मुझे इजाजत ना थी कि इनके घर से बाहर झांकूं या कदम भी बाहर निकालूं। घर आने वाले मेहमानों से भी कलाम करने की इजाजत ना थी। कितनी बात बड़ी बदनसीबी थी कि मेरा घर यहाँ से थोड़ा ही दूरी था और मैं अपने घर ना जा सकती थी, किसी को पैगाम भिजवा सकती थी और ना ही बच्चों से मिल सकती थी। कभी कभी अपने बच्चों की इस कदर याद सताती कि जी करता कि यहाँ से किसी तरह भाग निकलूं। बाद में जो होगा देखा जाएगा। क्या खबर सही सलामत अपने घर तक पहुंच ही जाऊं, अपने शोहर बच्चों से मिल जाऊं, फिर इन औरतों की तरफ से बड़ी चेहरे याद आ जाती और इनकी चीखों कानों से टकराने लगती थीं, जो भागने की कोशिश में पकड़ी गईं और दोबारा बिकने के लिए वहां ले जाई गई थीं जहां भी वो रहती थीं। और ये 2 मंजिला घर था। ऊपर की मंजिल में भट्ट साहब के सबसे छोटे बेटे के साथ होती थी और एक शब आधी रात को जब मैंने इन बच्चों के सीने से लगा रखी, दिल में भूख सी उठी और मुझे अपने बच्चों की सिसकियां सुनाई देने लगी। यूं लगा जैसे कि मुझे याद करके वो रो रही हूँ। इस रातों को उठकर मुझे घर की आंगन में ढूंढते फिरती हूँ। सड़क पर उठ बैठी उस वक्त मेरी ममता पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। बेताबी से कमरे की चक्कर काटने लगी। भट्ट साहब का बच्चा मुझे अपने साथ ना पाकर
हमसाया और मेरे कदमों के आड़ से बच्चे की आंख खुल गई। मैंने दोबारा तबकी करके सुला दिया। मेन गेट से निकल भागना नामुमकिन था। मैंने खिड़की से झांका और बुलंदी का अंदाजा लगाया। मैं पिछली तरफ से नीचे उतरने लगी। खिड़की से नीचे दीवार पर ईंटें फैसले से इस तरह लगी हुई थीं कि इन पर संभल कर पैर रखने से नीचे मंजिल तक जाया जा सकता था। अभी थोड़ा ही फैसला जमीन से बाकी था कि मेरा पैर हलाम लटक गया और मैं धड़म से गिरी। दरअसल यहाँ पहुंचकर ईंटें खत्म हो गई थीं। रात के अंधेरे में नीचे की तरफ झांककर इस बात का अंदाजा न कर सकी थी कि जमीन से 6 फुट ऊपर ईंट नस्ब नहीं है। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि वहां चारपाई बिछी हुई थी और मैं इस पर जा गिरी और मुझे चोट न आई। तब मैंने दीवार के साथ चारपाई को खड़ा कर दिया और इसकी मदद से पल ले घर में कूद गई। ये पड़ोसी का घर था। 8 का नौकर और उसकी बीवी जाग गई। वो दीवार करीब अक्बिसेन में चारपाई डालकर सो रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने हाथ जोड़ा कि मैं चोर नहीं हूँ, एक ही बस मजलूम औरत हूँ जो इन लोगों की कैद में हूँ। कहा कि खुदारा शोर न मचाए, मैं सारा हाल बताती हूँ। मेरा हवाला सुनकर वो भी रो रहे थे और वो भी रो रही थी और मुझे शौकुन सर्वेंट क्वार्टर में ले आई। औरत ने अपने वो कपड़े दिए जो मैंने पहन लिए, अपना लिबास वहां ही फेंक दिया। उन्होंने मुझे किराया भी दिया और रातों रात में घर चली गई। घर को ताला लगा हुआ था। घर के बाहर बैठी रही जहां तक कि फजर के अज़ान सुनाई दी। हजारों आरज़ू दिल में थी। ख्वाहिश के आंसू खूब से मिलकर अजीब साथ बह रहे थे। मैंने रू ही दलीस को पार किया मगर वहां तो धूल उड़ रही थी। सुबह का नूर फैल चुका था और वो दर पे ताले मेरे मुंह चाह रहे थे। सुबहान और बच्चे वहां नहीं थे। मैंने कलेक्शन थाम दिया और पड़ोसन का दर बजाया। ईमान के वालिद ने दर खोला। उन्होंने बताया कि जब तुम्हारी गुमशुदगी के बाद सुबहान को फोन बता देगी तो खुद आए। उनके आने के तक सुबहान मुन्ना की माँ तेरे बच्चों के पास रही। मगर ये तो पता कि तुम इस नामुराद रियाज के साथ क्यों भाग गई अपने शोर के घर, वो मासूम बच्चों को छोड़कर। हमने तो तेरे बारे कभी ऐसा सोचा तक ना था। चाचा जी, मैं नहीं भागी थी। इस नामुराद ने मुझे ना जाने कैसे पानी पिला के बेहोश किया और लाके गैर ले गया। वह मुझे फरोख्त कर दिया। मैं किस तरह भी राब्ता ना कर सकी थी। वो मुझे अंदर ले आए। बीवी ने नमाज खत्म कर ली थी। मैंने उनको बताया क्या वाकया हुआ। वो बोले, बेटी सुभान ने तो यही समझा कि तुम बच्चे छोड़कर भाग गई हो, फिर भी उसने तेरा इंतजार किया। बाद में मायूस होकर अपने बच्चे ले गया और घर को ताला लगा गया। ताले की चाबी अलबत्ता हमको दे गया है कि शायद कि तुम लौट कर आ जाओ। मैंने रोते दिल के साथ ताला खोला। जहां आंगन में धूल उठ रही थी, मकड़ियों ने कमरे में जाले ताने रखे थे। घर के एक कोने में मेरे बच्चों के खिलौने के पड़े हुए थे जिनकी खातिर जान पर खेल कर भागी। इनकी सूरतें भी देखना नसीब ना हो सकी। मन्ना के वालिद ने सुबहान से रब्ता किया। उन्होंने मेरे पाक दामनी का यकीन ना किया और कहा कि आशना से छोड़ दिया है तो अब लौट कर आ गई है। इसको कहो कि मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बच्चों की खातिर मैं इसको कबूल भी कर लूँ तो मेरे वालिदैन रिश्तेदार और मेरे समाज से कबूल नहीं करेगा। जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। सदमे से इतनी बीमार पड़ी कि मौत आंखों के सामने रक्स करती नजर आने लगी। खुदा दस लोगों ने इलाज करवाया। सब भी यही समझते थे कि मैंने शोहर बच्चों से बेवफाई की। सुबहान ने ये घर मेरे नाम कर दिया था। आज भी इसी घर में रहती हूँ ऐसी उम्मीद के साथ कभी सुबहान माफ कर दे और लौट आए। मल्ले वालों के कपड़े सी कर गुजारा करती हूँ और को भी क्या जिंदगी है। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।